कोर्ट केसेस कभी कभी इतने लंबे हो जाते हैं कि हमें तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है। और खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा तरीका हो जो फास्ट भी हो, स्पीडी जस्टिस मिल जाए और पीसफुल भी हो एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। यस, सो वही है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और आज इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वैसे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिए हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ भी आ जाएंगे एंड साथ में लर्न भी हो जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्याय नेस्ट। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, यानी कि चैप्टर का टाइटल को ही समझना है। हमने बहुत बार ही पढ़ा है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या पहले के चैप्टर हो, कि यार 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर जो लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, एंड देन वी हैव जुडिशरी जिसके बहुत सारे काम है। लेकिन जुडिशरी में कोर्ट्स आते हैं जो एडजुडिकेशन का काम करते हैं, यानी डिस्प्यूट्स को, लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाते हैं। तो यूजुअली जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, दो पार्टीज के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम सभी जो है कोर्ट जाते हैं। लेकिन कोर्ट में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं, लॉयर्स की फीस बहुत हाई होती है। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता क्या? तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी है जहां पर हम कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल तरीके से सॉल्व करा सकते हैं और हमें जस्टिस भी स्पीडी मिल जाएगा। और उसमें आता है जैसे कि मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, जो इस चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एडवर्शियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम से, और ये आपके बुक में आई थिंक 2.5 पेजेस में दिया हुआ है। नाउ दिस इज अ टॉपिक विच विल 100% कम इन योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड भी, क्योंकि हर बारी इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। और ये मैं टेबल फॉर्म में ले आई हूँ सो दैट आपको लर्न हो जाए, क्योंकि पैराग्राफ में रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है। देखो, सबसे पहले एडवर्शियल सिस्टम होता है इंडिया में। सिंपल बात ये है कि अगर मैं सबसे इजी भाषा में बोलूं, इंडिया में क्या होता है। देखो यार, दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज जजेस के सामने जाती है। जजेस जो होते हैं उनका जो रोल होता है वो बहुत ही न्यूट्रल होता है, राइट। जजेस पार्शियलिटी के बेसिस पे केस को डिसाइड नहीं करते, रादर एविडेंस के बेस पे जो है डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जजेस का रोल न्यूट्रल होता है और लॉयर्स का रोल बहुत ही प्रोएक्टिव होता है, क्योंकि लॉयर्स जो है ये एविडेंस प्रेजेंट करते हैं, अपनी साइड को जो है एक्सप्लेन करते हैं, और जजेस दोनों की साइड को सुन के केस को डिसाइड करते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी फॉलो इन इंडिया। तो इंडिया में हम किस तरह से डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराते हैं, हम एडवर्शियल सिस्टम फॉलो करते हैं। मीनिंग कि जो पार्टीज है, दो पार्टीज होती है, खुद का केस फाइल करती है, एंड जो जजेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। पार्टीज की बात करें तो पार्टीज जो है वो एविडेंस गैदर करती हैं, अपनी साइड प्रेजेंट करती है, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती है। एंड लॉयर्स हैव अ वेरी एक्टिव एंड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवर्शियल सिस्टम, राइट। लॉयर्स जो है एविडेंस गैदर करते हैं, क्रॉस एग्जाम, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। सो रोल ऑफ अ जज की बात करें तो जज जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, राइट। जजेस कोई भी केस जो है अपने अनुसार डिसाइड नहीं कर सकते। whatever a judges decides in a court, वो एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो जज जो होते हैं वो पैसिव ऑब्जर्वर होते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन जो है उसके तरफ जाता है जहां पर एविडेंस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे अब क्या इसका कोई अदर नेम है, तो एडवर्शियल सिस्टम को पार्टी कंट्रोल मॉडल भी बोलते हैं। कहाँ का फॉलो होता है, मैंने बताया इंडिया में फॉलो होता है, ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होता है, यूएसए में फॉलो होता है, यूके में होता है, ठीक है। फिर आता है इंक्विजिटोरियल सिस्टम, ठीक है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम थोड़ा सा बोलने में हो जाता है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्या होता है कि ऑपोजिट होता है। यहाँ पे लॉयर्स का रोल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जजेस का रोल बहुत ही एक्टिव होता है। जैसे पुलिस करती है ना इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, क्वेश्चंस पूछ लेती है, वैसे ही जजेस का रोल है। तो जहां पे इंडिया में जज का रोल ये है कि वो केस को डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन एविडेंस एंड न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं। इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है कि जजेस का बहुत ही प्रोएक्टिव रोल होता है, जस्ट लाइक पुलिस। वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ट्रायल को लेड करते हैं।
रोल ऑफ अ पार्टी की बात करें तो जैसे जैसे जज क्वेश्चंस पूछते हैं, पार्टीज जो है वो उनका आंसर करती रहती हैं। लॉयर्स का रोल इतना ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होता है, सपोर्टिंग रोल होता है लेकिन लेस कंट्रोल होता है, राइट। जजेस का मैंने आपको पहले बताया कि एविडेंस पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूरा देखते हैं, वो एक्टिव इन्वेस्टिगेटर का काम करते हैं। और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो जजेस की इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड होती है। जैसे इंडिया में लॉयर्स के पास काम होता है कि वो एविडेंस गैदर करें एंड वॉट एवर दे प्रेजेंट इन द कोर्ट उस हिसाब से जज डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एविडेंस गैदर ही कौन कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जज की इन्वेस्टिगेशन और उनकी इवैल्यूएशन पे केस का डिसीजन मेकिंग होता है। और इसको इंटरवेंशनिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव मॉडल भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ अडॉप्ट है, तो फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, सिविल लॉ यूरोप में, वहां सारी कंट्रीज में अडॉप्ट है। अब इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जितने भी पिछले साल के मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि बताओ किस तरह से इंडिया में जिस तरह से डिस्प्यूट को सॉल्व कराया जाता है, हाउ the method of dispute resolution which is followed in India is different from the method of dispute resolution followed in Germany। तो इसमें आपको एडवर्शियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम को पूरा लिखना है। डोंट वरी, नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो एडवर्शियल के एडवांटेजेस ये है, जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं इंडिया में एडवर्शियल मॉडल जो फॉलो होता है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है कि भाई दोनों पार्टीज अपना पक्ष को जो है रखती हैं जज के आगे, और जज को जो भी लगता है वो बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बताओ ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो दोनों पार्टीज जो है क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है, विटनेस भी प्रेजेंट होता है, तो दोनों पार्टीज जो है रिजल्ट को जो है एक्सेप्ट करती है, राइट, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस। तो वो पार्टीज को जो है एक्सेप्ट करती हैं वो रिजल्ट को, सो रिजल्ट फील्स फेयरर। बट इंक्विजिटोरियल में क्या होता है, इंक्विजिटोरियल में एडवर्शियल सिस्टम जैसा नहीं होता, इसमें खुद के अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फास्टर होता है। अब इंडिया में क्या होता है यार, पहले विटनेस, एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है कि बहुत टाइम लग जाता है। बट सिमिलरली अगर हम बात करें जर्मनी में या फिर हम स्पेन की बात करें जहां पर इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलो होता है, वहां पे फास्टर होता है, इफेक्टिव ट्रायल्स होता है, एफिशिएंट ट्रायल होते हैं, इतना डिले नहीं होता, इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, और यहाँ पे इक्वालिटी प्रिजर्व्ड होती है। देखो यार, यूं तो कहने में ये चीज है कि सत्यमेव जयते, राइट, कि सत्य की जीत होती है, विच इज वेरी ट्रू, लाइक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट अगर हम एक प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो कोर्ट में क्या होता है, दोनों पार्टीज जो है, अगर एक एग्जाम्पल हो, एक पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा वेल टू सेक्शन से बिलोंग नहीं करती हैं और एक पार्टी तो वेल हाई प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, एक अच्छा लॉयर, यू नो टॉप का लॉयर जो है वो ले लेंगे, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इतना अच्छा लॉयर लेंगे क्योंकि फीस भी बहुत हाई होगी। लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, वो शायद उतने अच्छे लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड यू नो कि भाई एडवर्शियल में तो क्या होता है कि भाई सिंपल बात है, हर चीज लॉयर पे ही डिपेंडेंट है कि किस तरह से वो केस को प्रेजेंट करेंगे, वही चीज होगी। सो अगर बात इस चीज की करें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उस हिसाब से इंक्विजिटोरियल बेटर है कि भाई जजेस के हाथ में सारी चीजें हैं, तो इधर रिच पार्टी या स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है वो डोमिनेट नहीं करती, इक्वालिटी प्रिजर्व रहती है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो पूरा लिखना पड़ेगा, एडवांटेजेस के साथ भी, डिसएडवांटेजेस के साथ भी और डिफरेंस भी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो एडवर्शियल में मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि इक्वालिटी नहीं होती, क्योंकि एक पार्टी हो सकती है जो बहुत स्ट्रांग हो, जिनके पास बहुत अच्छा लॉयर हो, लेकिन एक पार्टी है जो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एक एक्सपेंसिव भी हो जाता है, रिच एंड पुअर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। डिलेज होते हैं क्योंकि यार इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, एंड जजेस जो हैं दे आर नॉट बाउंड टू फाइंड ट्रूथ। देखो यार बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें पता होता है कि ये चीज जो है ना सोसाइटी में गलत चल रही है, लेकिन जजेस को अपने हिसाब से वो चीज नहीं, अपने हिसाब से केस डिसाइड नहीं कर सकते, एवरीथिंग, ठीक है, जो भी वो डिसाइड करते हैं दैट हैज टू बी इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जजेस को इसके मतलब नहीं है कि ट्रूथ क्या है, बट वो एविडेंस के बेसिस पे केस डिसाइड करते हैं, और इसमें एक स्टेटमेंट भी आती है कि जजेस डिसाइड अ केस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, ठीक है, इसमें गलत लिखा है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस एंड नॉट ऑन फेथ, ठीक है, एंड लिख देती हूँ, एंड नॉट ऑन फेथ,
यानी जजेस फेथ के हिसाब से केस को डिसाइड नहीं करते, लेकिन फैक्ट और एविडेंसेस पे डिसाइड कर सकते। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ऐड। और अगर बात करो इंक्विजिटोरियल मॉडल की, तो यार इंक्विजिटोरियल मॉडल में जैसे जजेस का जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम रोल होता है, एक्टिव रोल होता है, तो कभी कभार वो इतने ज्यादा न्यूट्रल नहीं रह पाते, वो बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जजेस इतना ज्यादा एंथुजियाज्म शो ना करें, ठीक है। अब आपकी बुक में एक बॉक्स है जिसपे आपको केस बेस्ड आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या लिखना है 5 मार्क्स में, तो उसमें यही आएगा कि आपकी एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है प्रैक्टिकल गाइड टू एविडेंस, पीटर मर्फी द्वारा लिखी गई है। और उसमें बताया गया है कि यार एक इंग्लिश का कोर्ट था जहां पर एडवर्शियल सिस्टम जो है फॉलो होता था, इंडिया जैसा सिस्टम फॉलो होता था। अब वहां पे इतना लंबा केस चल रहा है, जज जो होते हैं वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो लॉयर से पूछ लेते हैं एम आई नेवर टू हियर द ट्रूथ, क्या मुझे सच्चाई नहीं पता चलेगी? तो जो लॉयर बोलते हैं वो बोलते हैं नो माय लॉर्ड, मेयरली द एविडेंस। आपको सिर्फ एविडेंस पता चल सकता है, सच्चाई का हम कुछ बोल नहीं सकते। तो वही बात है एडवर्शियल में कि भाई जजेस जो है वो केस को डिसाइड करते हैं फैक्ट्स एंड एविडेंस के बेस पे, फेथ के बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप आपको इतना समझ आए। तो चलो अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका मतलब ये है कि यार जब हम कोर्ट में ना जाके कहाँ जा रहे हैं, हम कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन की तरफ जो है मूव ऑन कर रहे हैं। अब देखो मीनिंग क्या है, ऑल्टरनेटिव टू कोर्ट ट्रायल्स, यानी कि कोर्ट में ना जाके हम लड़ाई झगड़ों को कैसे सॉल्व करा रहे हैं, बाय गोइंग टू ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है। अब ये जो है नॉन एडवर्शियल टेक्निक्स का यूज करते हैं। नॉन एडवर्शियल टेक्निक्स का मतलब ये है कि यार ये मोर पीसफुल होता है दैन अ कोर्ट, ठीक है। एम क्या है कि यार एक तो स्पीडी जस्टिस मिले, कोर्ट पे तारीख मिलती है, लेकिन यहाँ पे एम है कि स्पीडी जस्टिस मिले, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। कोर्ट में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, लॉयर्स की फीस आप जानते हैं बहुत हाई होती है। तो उन सारी चीजों में उससे बेटर हमें ये लगता है कि जो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं विच वी कैन सॉल्व थ्रू एडीआर, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्विक होता है और फेयर भी होता है। अब क्या एडीआर एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में, क्या ये एक न्यू फिनोमिना है? तो आंसर इज नो। देखो ब्रिटिश कोर्ट से आने से पहले इंडिया जो था, देखो ब्रिटिशर्स के अंदर था फॉर 200 इयर्स, लेकिन ब्रिटिशर्स से आने से पहले जब वैदिक सिस्टम चल रहा था, जब वैदिक एज था, तो हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल्स एग्जिस्ट करते थे। ट्रिब्यूनल्स का मतलब जानते हो क्या होता है? कि कोर्ट में ना जाके कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ऐसी जगह होती है जहां पे जैसे देखो कोर्ट में कौन बैठता है? जज बैठते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, जो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ चीजों को, सर्टेन टाइप ऑफ केसेस को देख सकते हैं। तो ये भी एक एडीआर होता है और ये वैदिक एज से चला आ रहा है। देखो जैसे कुल है, कुल अगर कोई फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट, फैमिली में लड़ाइयां हो गई, ट्राइब में लड़ाइयां हो गई, कास्ट में कोई लड़ाइयां हो गई, तो कुल में जाते थे लोग। अब कोई बिजनेस के रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाती थी, कॉर्पोरेशन के रिलेटेड हो जाएगी, भाई आर्टिसंस के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो श्रेणी में जाते थे, ठीक है। फिर ट्रेडर्स के बीच में कमर्शियल पर्पस के लिए अगेन वी हैव पुगा, ठीक है। तो ये वैदिक एज से ही चला आ रहा है, कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो है देखो यहाँ पे ना स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ रूल्स नहीं होती। जैसे कोर्ट में अगर हम बात करें बहुत ही एक सिंपल चीज की, कि टेक्निकल लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्निकल लॉ जो है वो फॉलो होते हैं कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे टेक्निकल लॉज जो है वो फॉलो नहीं होते। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होते हैं, रादर कि यार हमारे यहाँ पे नीड क्या है, मतलब जो जजेस होते हैं ना यहाँ पे केस डिसाइड करते हैं कि यार हम किस तरह से जो है फटाफट से इनका जो केस है वो सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निकल लॉज जो है इतने फॉलो नहीं होते, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। फिर आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, हमारे यहाँ पे यार पंचायती राज सिस्टम जो है कितने टाइम से चला आ रहा है, राइट। विलेज लेवल पे जो है लोगों के कोर्ट्स आप इसे मान सकते हो कि यार विलेज में क्या होता था, लोग जो है सारे मिलकर कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे जो विलेज के मैटर्स को डील करते थे, और उसी को पंचायत बोला जाता था, ठीक है। और ये यूजुअली जो है एल्डर्स होते थे कि भाई कोई भी जो है विलेज लेवल पे डिस्प्यूट सारी तो उसे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो कि कुल जो है इट इज फॉर द फैमिली कम्युनिटी डिस्प्यूट, श्रेणी इज फॉर बिजनेस एंड आर्टिसन डिस्प्यूट्स, पुगा इज फॉर ट्रेडर्स एंड कॉमर्स डिस्प्यूट, देन वी हैव विलेज पंचायत जो विलेज लेवल के डिस्प्यूट्स देखते हैं। और फिर जब जैसे ही ब्रिटिशर्स आ गए, आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स आ गए थे, फेडरल कोर्ट एंड एक जुडिशियल सिस्टम जो है इंप्लीमेंटेशन उनकी हो जाती है। और आज के टाइम पे जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये और भी ज्यादा मॉडर्न हो गया है, और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो प्लीज अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दो।
एडीआर का स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन। देखो अब इसमें कौन कौन से लॉज है जो एडीआर को रिकॉग्नाइजेशन देते हैं। तो सबसे पहला है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ठीक है, ये स्पेसिफिकली बात आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन की कर रहा है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो है एक एडीआर का मेथड है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, और इसने लोक अदालत इस्टेब्लिश करे थे। सेक्शन 89 जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908। अब बताओ कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, तो नया वाला नाम क्या है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको हिंट दे देती हूँ, बीएनएसएस है। अब इसको लिखकर बताओ कि कौन सी फुल फॉर्म क्या है इसकी। ठीक है, तो जो सेक्शन 89 है इसमें बताया है कि यार कोर्ट्स कैन रेफर डिस्प्यूट्स टू एडीआर, कि कुछ कोर्ट्स को ऐसे मैटर लगते हैं कि वो खुद ही एडीआर को दे देते हैं, राइट। तो ये रिकॉग्नाइजेशन है। अब देखो ये जो सेक्शन 89 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये क्या कहता है, जो ये सीपीसी का 89 सेक्शन है, ये बोलता है कि कोर्ट जो है ना वो कोशिश करती है कि कुछ मैटर्स को वो एडीआर में दे दे। जैसे कि कुछ को ये आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकती है, जहां पे आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है अगर लड़ाइयां होती है। फिर कंसिलिएशन के लिए भी भेज सकते हैं। कंसिलिएशन में क्या होता है, कंसिलिएटर होता है जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराता है। लोक अदालत में भेज सकती है, और मीडिएशन के लिए भी भेज सकती है जहां पर मीडिएटर होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पर्पस क्या है एडीआर का, एक समरी दो मैम फटाफट। देखो पर्पस ये है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो, फटाफट केसेस डिस्प्यूट्स खत्म हो, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत सारे हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। जो बैकलॉग है इन कोर्ट केसेस, देखो एक तो नए नए केसेस आते जा रहे हैं बहुत सारे, और बैकलॉग भी पड़ा है, तो ये दिक्कत है कि इसे खत्म करना है। और तीसरी चीज है कि यार लेस एडवर्शियल जस्टिस, फटाफट पीसफुल वे में लड़ाइयां सॉल्व हो जाए, कंसेंशुअल हो कि लोगों की अपने आप में आपस में बातचीत करके जो है डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। तो ये पर्पस होता है एडीआर। ओके, सो अब एडीआर हमें क्यों चाहिए। देखो सिंपल बात ये है, एडीआर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा कोर्ट जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। सबसे पहले लैक ऑफ कोर्ट्स एंड जजेस। देखो यार इंडिया जो है आज के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गई है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन क्या उस पॉपुलेशन के हिसाब से जजेस भी ज्यादा है, तो आंसर इज नो। तो जजेस की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, ठीक है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग लिटिगेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सोसाइटी इकोनॉमी इंडिया की बढ़ती जा रही है, तो यार लॉज भी जो है दिन तो दिन नए नए केसेस आ रहे हैं, तो नए नए लॉज भी बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लॉज है जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि भाई उनको जो है बार बार रीइंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है उसकी, राइट, उसको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। कुछ ओल्ड केसेस है, कुछ ओल्ड लॉज है जिसे हमें चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो लिटिगेशन बढ़ती जा रही है। और हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, यानी कि भाई फीस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और साथ ही साथ डिले हो जाता है। तो इसमें एडीआर काम आता है, क्योंकि एडीआर स्पीडी जस्टिस, सिंपल और चीपर वे है। बेनिफिट्स क्या है कि यार टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी कम लगती है, टेक्निकलिटीज नहीं होती। जिस तरह एक कोर्ट में टेक्निकल लॉ फॉलो किया जाता है, एक एडीआर में जो है टेक्निकल लॉज को इतना फॉलो नहीं करा जाता, फ्लेक्सिबल तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जाता है। कभी भी आप इसे यूज कर सकते हो जब आपको लगे कि ऐसा हो, कन्वीनियंट होता है। जैसे कोर्ट में क्या होता है, जो तारीख मिलती है वो किसके हिसाब से मिलती है, जज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पार्टीज अपने हिसाब से टाइम, प्लेस और प्रोसीजर को डिसाइड कर सकती है, प्लस एक्सपर्ट की चॉइस ले सकती है। अब एक्सपर्ट चॉइस का क्या मतलब है, देखो अगर कोई केस हो गया है जिसमें इंजीनियरिंग का मामला है, अब यहाँ पे अगर हम जज के पास जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि इतना ज्यादा फेयर रेजोल्यूशन ना आए, लेकिन सिमिलरली अगर कोई इंजीनियरिंग का मामला में एक इंजीनियर जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके पास जाते हैं, तो हो सकता है कि वो उसका एक बेटर रेजोल्यूशन दे। तो इसमें हम एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को अपने हिसाब से जो है चूज कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कोर्ट में जो है लॉयर्स जो है दे पार्टिसिपेट इंस्टेड ऑफ पार्टीज डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे पार्टीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं। तो एडीआर जो है क्विक है, चीप है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, एक्सपर्ट है, पीपल फ्रेंडली और कन्वीनियंट है। सो दिस इज समथिंग जो आप लर्न कर सकते हो। इतने वर्ड्स और बाकी जो है जो मैंने आपको समझाया आप उतना लिख सकते हो, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर आता है आर्बिट्रेशन। अब देखो सबसे पहला मेथड जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कराने का, वो है आर्बिट्रेशन। सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर सब आ जाएगा। देखो ए है और बी है, ए के और बी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि यार बी जो है ये दोनों डिसाइड करके एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं सी, और सी को हम आर्बिट्रेटर मानते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सी को अपॉइंट करा कि ये हमारे झगड़ा जो है ये सॉल्व कराएंगे। अब जैसे जजेस कोई जजमेंट देते हैं या कुछ भी जो भी उनका वर्डिक्ट होता है उसे जजमेंट बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, और ये बाइंडिंग डिसीजन होता है, राइट, जो जजेस बोलते हैं फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर बोलते हैं ना आर्बिट्रेशन के अंदर, उसको आर्बिट्रल रिवॉर्ड बोलते हैं।
ठीक है, और इसे भी फॉलो करना पड़ता है। और ये जो लॉज होते हैं ये भी बाइंडिंग होते हैं, सिमिलर टू द जजमेंट गिवन बाय जजेस। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा एक्ट है आर्बिट्रेशन के लिए? हमारे पास आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, जो आर्बिट्रेशन को भी कवर करता है और कंसिलिएशन को भी कवर करता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1996 का ये एक्ट है, 25 जनवरी आया था। और पहले भी था, लेकिन पहले सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट था 1914 का, बट उसके बाद इसमें चेंजेस करे, इसमें अमेंडमेंट आ गई और हमने कंसिलिएशन भी ऐड कर दिया। स्कोप क्या है? ये हर तरीके के आर्बिट्रेशन को कवर करता है। अभी हम टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे, तो ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन को भी कवर करता है। अब अमेंडमेंट आई, देखो पहले जो था सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट था, लेकिन 2015 में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, तो पहले क्या था? सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट था। फिर हमने 1996 में कंसिलिएशन भी एक्ट कर दिया, ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने एक और अमेंडमेंट करी 2015 में, जिसमें हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया ताकि आर्बिट्रेशन और भी फास्टर हो, मॉडर्न तरीके से और एफिशिएंट तरीके से हो जाए। अब ग्लोबल लेवल पे देखें तो ग्लोबल लेवल पे भी अब देखो जो भी इंडिया में लॉज बनते हैं, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं या इंटरनेशनल लॉज होते हैं जिसके बेस पे हमने इंडिया में लॉ बनाया हुआ है। तो जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के हिसाब से बना हुआ है, जो कि यूएन की जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था और उसके बेसिस पे हमने आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया है अपने इंडिया में, राइट। आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले जो ये वर्ड आर्बिट्रेशन है ना, ये रोमन लॉ से हमने निकाला है। इसका एक्ट की हमने बात कर ली, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो कि UNCITRAL यूनिसेट्रल मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट भी करा गया ताकि ये प्रोसेस और भी फास्टर और एफिशिएंट हो जाए। आर्बिट्रेशन का मतलब ये है जहां पे दो पार्टीज जो है एक तीसरे पर्सन को अपॉइंट करती है, ठीक है, जो कि केस को डिसाइड करता है, आर्बिट्रल अवार्ड देता है और वो अवार्ड बाइंडिंग होता है। ठीक है, और ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना, ये न्यूट्रल पर्सन होता है, यानी किसी एक पार्टी का साइड नहीं देता है, फेयर डिसीजन लेते हैं और ये फ्लेक्सिबल वे है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है? देखो यार, आर्बिट्रेशन ना बिजनेस के मामले के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मैटर जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। जैसे कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो यार उसका पता चल ही जाता है, लेकिन इसमें जो है प्राइवेटली चीजें जो है सॉल्व हो जाती हैं। किस तरह प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन की आर्बिट्रेशन करा कैसे जा सकता है? देखो सबसे पहले नोटिस देना होता है, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसको लगता है कि भाई हमें जो है चीजें सॉल्व नहीं हो रही, जो इंजर्ड पार्टी है वो नोटिस भेजती है कि भाई हम आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर को जो है चूज करती है कि कौन सा होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा। फिर एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट साइन होता है। अग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए या फिर कम्युनिकेशन में भी होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कोर्ट रेफरल हो जाता है, कि कभी कभार क्या होता है कि कोर्ट में पहले केस चल रहा होता है, लेकिन कोर्ट जो है फिर वो बोल देती है कि आप आर्बिट्रेशन कराइए, ये मैटर जो है आर्बिट्रेशन से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि आर्बिट्रेटर को चूज करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, कि जो इंजर्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, वो लिखती है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या इश्यू सॉल्व कराने हैं। और फिर काउंटर क्लेम यानी कि जो रिस्पोंडेंट पार्टीज है वो उसी इश्यूज का फिर सोल्यूशन देते हैं या अपना पक्ष जो है वो प्रेजेंट करते हैं। फिर धीरे धीरे प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों पार्टी प्लेस एंड टाइम डिसाइड करती है कि कब मिलना है। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसलिए बिजनेस सीक्रेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर फाइनली अवार्ड आ जाता है, अवार्ड यानी कि उनकी जजमेंट आती है, आर्बिट्रल अवार्ड, एंड ये बाइंडिंग होता है जस्ट लाइक अ कोर्ट जजमेंट। इसे फॉलो करना होता है एंड इन्फोर्सेबल होता है। अब इस स्टेप्स को आप कैसे याद रखोगे? आप NC3PA से याद रख सकते हो। ये सबसे पहले नोटिस होता है, फिर हमें आर्बिट्रेटर चूज करना होता है, हमें क्लेम जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होती है, फिर काउंटर क्लेम होता है, फिर प्रोसीडिंग होती है, फिर अवार्ड मिल जाता है। तो आप इसे इस तरह से NC3PA से याद कर सकते हो, या फिर नो कोर्ट केस प्लीज अगेन। ठीक है, नो से नोटिस, कोर्ट, चूज आर्बिट्रेटर, C से क्लेम, प्लीज से काउंटर क्लेम एंड अगेन से अवार्ड। सो दिस इज अ टेक्निक। ठीक है, आप कीवर्ड्स याद कर लो, बाकी यू कैन राइट। अब आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड का सिंपल मतलब ये होता है कि जो फाइनल डिसीजन एक आर्बिट्रेटर देता है उन्हें आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। और जैसे कि जजमेंट जो होती है कोर्ट की वो इन्फोर्सेबल और बाइंडिंग होती है, ये भी इन्फोर्सेबल और बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ टेम्पररी रिलीफ्स भी मिल जाते हैं, राइट। सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज कोर्ट जजमेंट के साथ ये है कि भाई बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पे, इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? अब कोर्ट जजमेंट से कैसे अलग होते हैं? सबसे पहला नो प्रेसिडेंट वैल्यू। देखो यार,
कोई केस हुआ, कोई केस का इसमें जजमेंट दे दिया, ठीक है, यानी आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया। अब क्या वो फ्यूचर वाले केसेस पे अप्लाई होगा? तो आंसर इज नो। जैसे कि अगर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है, तो उसकी प्रेसिडेंट वैल्यू होती है कि भाई अगर उसी टाइप का केस बाद में हाई कोर्ट के पास आता है या इन फ्यूचर उस टाइप का केस आता है, तो उस जजमेंट के हिसाब से चीजों को डिसाइड करा जाएगा। लेकिन ऐसी सेम चीज आर्बिट्रेशन में नहीं होती। दूसरी चीज ये होती है, जजेस मस्ट फॉलो अर्लियर केसेस, यानी स्टेयर डिसीजन, यानी स्टैंड बाय द डिसीजन। यानी वही बात कि भाई जो चीज पहले फॉलो हो जाती है, सो स्टैंड बाय द डिसीजन। जो जजेस होते हैं, अगर केस इस टाइप का पहले आया हुआ है तो उस हिसाब से जो जजमेंट पहले दी थी उस टाइप से वो जजमेंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं ये टेक्निकल लॉज को फॉलो नहीं करते, बस ये फेयरनेस और जस्टिस को देखते, तो स्ट्रिक्ट लॉज की एप्लीकेशन नहीं करते जिस तरह से कोर्ट में करी जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और इस पे मैं लगा देती हूँ स्टार, क्योंकि ये आपको केस बेस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका ये है कि सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ये क्या आर्बिट्रल अवार्ड, कि सपोज कोई आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, कोई जो है डिसीजन हमारे आर्बिट्रेटर ने दिया, बट हमें नहीं पसंद आ रही है, तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? हम किस तरह से उसे बाइंडिंग ना माने? तो देखो कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आर्बिट्रल अवार्ड अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले है इनकैपेसिटी, कि पार्टीज जो है उन्होंने एक प्रॉपर अग्रीमेंट वगैरह साइन करा ही नहीं हुआ था, और जो उन्होंने रेकमेंड करा, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर, वो इनकैपेसिटी थी, ठीक है, उनमें कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो केस डिसाइड करें। फिर इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट जो है प्रॉपरली चूज ही नहीं करी गई है। आउटसाइड द स्कोप, या जो डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा गया है वो जो है सही नहीं है, या डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन डिस्प्यूट किसी और मैटर के रिलेटेड है। बायसनेस है, आर्बिट्रेटर जो है न्यूट्रल नहीं है। और इनवैलिड अवार्ड यानी कि कुछ ऐसी जजमेंट दे दी है या डिसीजन आर्बिट्रेटर ने दिया है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, राइट। तो इन सारे केसेस में जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कैंसल हुआ जा सकता है बाय द कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, केस बेस दिखेगा। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन है? बहुत इजी है। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक यानी कि विद इन द कंट्री। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन यानी जो भी आर्बिट्रेशन विद इन द कंट्री, हमारे विद इन द इंडिया टेक प्लेस कर रही है, दोनों पार्टी इंडियन है, यानी कि जिन पार्टी के बीच में विवाद हुआ है वो दोनों पार्टी इंडियन पार्टी है, और डिस्प्यूट को सॉल्व भी इंडिया में ही कराया जा रहा है और इंडियन लॉ ही गवर्न कर रहा है, तो वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। दूसरा फॉरेन आर्बिट्रेशन। नाम से पता चल रहा है कि दोनों पार्टी क्या है, बाहर की है, फॉरेनर्स है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है डिसीजन, ठीक है। और अवार्ड भी जो है आउटसाइड इंडिया होगा, ठीक है। तीसरी चीज है एडहॉक आर्बिट्रेशन। एडहॉक मतलब कि सिंपल बात यह है, जैसे मेरी और मेरे फ्रेंड की लड़ाई हो गई, ठीक है। सो हम दोनों फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, तीसरे फ्रेंड को बात बताते हैं और तीसरा फ्रेंड हमें बताता है कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो वो एडहॉक आर्बिट्रेशन उस टाइप का होता है कि सेल्फ मैनेज बाय पार्टीज, पार्टी सेल्फ मैनेज करती है, कोई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, ठीक है। कोई जस्टिस का प्रिंसिपल है, फेयरनेस का नहीं, जो हमें सही लगता है वो डिसीजन दे देते, तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। देखो नाम से पता चल रहा है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन यानी कि एक इंस्टीट्यूशन हैंडल करता है उस स्पेशलाइज चीज को, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे होते हैं, तो उस पे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो आर्बिट्रेशन करते हैं, वो अपने रूल्स लगाते हैं, जैसे LCIA, लंदन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और लास्ट आता है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन, यानी कि जो भी आर्बिट्रेशन हमारा लॉ बना देता है, कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट या स्टेट बनाते हैं तो उसे स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन कहते हैं। इसमें कोई कंसेंट नहीं चाहिए होता, कंपलसरी होता है, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1971। और उसके बाद आता है एक और जिसका नाम है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन सिंपल बात यह है कि एक पार्टी इंडियन होगी, दूसरी पार्टी जो होगी वो आउटसाइडर होगी, ठीक है, ठीक है। एक पार्टी जो है फॉरेनर है, एक पार्टी इंडियन है। किस सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज F आर्बिट्रेशन एक्ट 1997, MCQ में पूछा जाएगा। और कौन से डिस्प्यूट्स को इंक्लूड करता है? फॉरेन गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स, यानी एक पार्टी फॉरेन और एक पार्टी इंडियन है, तो ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आएगा। जो है केस, इसमें दो केस आते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। एक केस है जो कि बहुत ज्यादा लेंदी है, तो उसकी हम सेपरेटली वीडियो बना लेंगे, अदरवाइज ना ही CBSE ने कभी उसे पूछा है और ना ही वो एग्जाम में देते, क्योंकि वो केस बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो मेजरली जो आता है 5 मार्क्स में केस आता है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि 2000 का केस है, ठीक है, इस साल में ये आया था। अब इसमें जो है ये आर्बिट्रेशन के ऊपर है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार धीरे धीरे जो ग्लोबल ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है। देखो, वैसे तो हिस्ट्री में हम देखे आते हैं कि यार सिल्क रोड से जो है कितना ज्यादा ट्रेड होता था, लेकिन ट्रेड जो है आज के टाइम पे ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब ट्रेड बढ़ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी आ जाती है। तो हमें एक स्पीडी और एफिशिएंट मेथड चाहिए ताकि हम इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा सके। और अगर हम इन स्पीडी मेथड को देख रहे हैं तो वो हमें कोर्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा डिले होता है। जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, जिस वजह से बिजनेस के रिलेटेड या ट्रेड के रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स आते हैं वो सॉल्व नहीं कराए जा सकते। तो इसमें ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो नेसेसरी हो जाता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए स्पेसिफिकली। और ये जो यूनिसेट्रल मॉडल लॉ है 1985 का, इसमें यूनाइटेड नेशन ने भी सजेस्ट करा है कि यार जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स आते हैं ना, उसमें एक यूनिफॉर्म लॉ यानी एक लॉ होना चाहिए जो सब पे अप्लाई हो, आर्बिट्रेशन पे अप्लाई हो वर्ल्ड वाइड। और इसलिए आर्बिट्रेशन पे बहुत सारे लॉज जो है हर कंट्री ने अपनाए हुए हैं, अडॉप्ट करे गए हैं। और इंडिया में इसलिए पार्लियामेंट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो पास करा है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्प्यूट्स स्पीडी जो है जस्टिस मिल जाएगा, डिस्प्यूट्स फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, कोर्ट्स का इतना इंटरफेरेंस नहीं होगा, और बिजनेस और कॉमर्स जो है वो फटाफट से स्मूथली जो है वो चलता रहेगा विदाउट लॉन्ग कोर्ट केसेस। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि जो व्हेनेवर जजेस इंटरप्रेट द प्रोविजन, जो एक आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है, जजेस जब भी इसे इंटरप्रेट करेंगे तो वो इसका ऑब्जेक्टिव माइंड में रखेंगे कि हमें स्पीडी और एफिशिएंसी लानी है। ठीक है, कि भाई फटाफट से जस्टिस मिले और इसमें डिले ना करें। सो ये जो है पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। अगर आप बुक देखोगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिया। सो जो नेक्स्ट केस है दैट इज ऑल्सो ऑन द आर्बिट्रेशन एक्ट विच इज फ्यूरिस डे लॉसन लिमिटेड वर्सेस जिंदल एक्सपोर्ट, और ये 2001 का केस है। तो ये शॉर्ट सा केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, इसका पर्पस ये है कि क्विक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल जाए डिस्प्यूट्स को, और पार्टीज जो है उसमें डिले ऑफ केसेस ना हो, ड्रैगिंग ऑफ केसेस ना हो। ठीक है, प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन का मतलब है कि यार जब केसेस बहुत ज्यादा डिले होते हैं तो वो इसको जो है ओवरकम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसका पर्पस ये है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल की बात करी है कि जो एक्ट है इसमें स्पीडी रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, कोर्ट्स का ज्यादा इंटरफेरेंस होना नहीं चाहिए, एंड प्रमोशन ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं विच इज मीडिएशन। देखो, आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिर्फ फर्क है 1%। अब वो 1% क्या है? देखो, ए और बी की लड़ाई हुई, ठीक है, और सी को इन लोगों ने रेफर कर दिया अपना डिस्प्यूट। इन दोनों ने डिसाइड करा कि सी जो है वो हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराएंगे। अब जो सी है उसे मीडिएटर बोला जाएगा, जैसे आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेटर था। अब देखो, आर्बिट्रेशन में क्या था, जो आर्बिट्रेटर अवार्ड होता था वो बाइंडिंग होता था, लेकिन मीडिएशन में सेम चीज नहीं है। मीडिएशन में जो डिसीजन लिया जाता है वो बाइंडिंग नहीं होगा, सिर्फ इतना फर्क है। तो ये भी एक मेथड है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, मीडिएटर होती है, वो पार्टीज को समझती है, उनसे बातचीत करती है, इश्यूज को सॉल्व करवाती है और एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देती है। लेकिन जो सोल्यूशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता। अब की फीचर्स ये होते हैं कि वॉलंटरी होता है। जाहिर सी बात है, दोनों ए और बी पार्टी डिसाइड अपने आप करती है, अपने विलिंगनेस के ऊपर जो है मीडिएटर जो है डिसाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल सोल्यूशन इसका होता है, कॉन्फिडेंशियल भी होता है, फास्टर भी होता है, चीपर होता है। तो फर्क क्या है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में कि ये नॉन बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, अब वेयर इट स्टैंड्स, देखो ये मोर फॉर्मल दैन नेगोशिएशन। अब सिंपल बात ये है कि एक तो होता है नेगोशिएशन। आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल नेगोशिएशन ही हो गया ना, हम इसे थोड़ी ना फिर मीडिएशन कहेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड मीडिएशन देन? सो यस, देखो नेगोशिएशन तो बहुत ही इनफॉर्मल हो गई और आर्बिट्रेशन फॉर्मल हो गया, तो बीच में कहीं मीडिएशन आता है। ठीक है, मीडिएशन थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल होता है नेगोशिएशन से, लेकिन आर्बिट्रेशन से लेस फॉर्मल होता है। सो इट लाइज इन द सेंटर। ठीक है, अब मीडिएशन के भी टाइप्स होते हैं। देखो, ये डायरेक्ट जो है इस पे केस आ जाता है तो आपको लिखना होता है कि कौन सा मीडिएशन इस पे आएगा, या फिर ये एमसीक्यू में आते हैं। तो ये बेसिक चीजें और ये लर्न करनी पड़ती है और इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाए, तो सबसे पहला होता है इवैल्यूएटिव मीडिएशन। अब क्या याद रखना है, देखो मीडिएटर जो है इवैल्यूएटिव मीडिएशन में ना एडवाइजर की तरह काम करता है। ये स्ट्रेंथ बताता है कि इस केस में जो है ये कमियां हैं, इस केस में ये सही चीजें हैं, ये बता देता है, इवैल्यूएट कर देता है, ठीक है, बट ये सोल्यूशन नहीं देता, ठीक है, पार्टीज अपने आप डिसाइड करते फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। सिमिलरली फैसिलिटेटिव मीडिएशन में मीडिएटर का काम केवल इतना होता है कि वो कन्वर्सेशन फैसिलिटेट करता है, दोनों पार्टीज के बीच में कन्वर्सेशन बताएगा कि आप अपना पक्ष दीजिए, आप अपना पक्ष दीजिए, और वो आप खुद ही बातें करते हैं, तो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ मीडिएशन, भाई मीडिएशन कैसे करते हैं, मीडिएटर जो होता है न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, रोल क्या होता है कि डिसीजन फैसिलिटेट करता है, इवैल्यूएटिव फैसिलिटेशन भी होती है, राइट। और कुछ फिक्स यूनिवर्सल रूल नहीं होते, जैसे आर्बिट्रेशन में जो है फ्लेक्सिबल तरीका होता है, इसमें भी बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से जो है चीजें जो है जजमेंट दी जाती है, कोई टेक्निकल प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड इन मीडिएशन। तो सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, देखो सबसे पहले तो है यार कि मीडिएटर जो है वो स्किलफुल होना चाहिए, मीडिएटर अच्छा होगा तो लड़ाई झगड़ा फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात पार्टीज विलिंगनेस, पार्टीज को भी खुद से जो है उनका एक मेजर रोल होता है मीडिएशन में, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टी कि वो भी एंथुसियाज्म शो करें और जो है फटाफट से चीजों को समझे। अब क्या मीडिएशन जो है किन किन चीजों से ट्रिगर हो सकता है इंडिया में, यानी कि किन तीन चीजों से मीडिएशन को लाया जा सकता है। सो सबसे पहला होता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। प्री लिटिगेशन मीडिएशन का मतलब है कि यार दोनों पार्टीज ना कोर्ट से जाने से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोर्ट में रहने देते हैं और मीडिएशन करा लेते हैं, तो इसे प्री लिटिगेशन मीडिएशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन। अब जो कोर्ट ने रेफर करी हुई मीडिएशन है, नाम से पता चल रहा है कि भाई ये कोर्ट चले गए थे, ठीक है, ये कोर्ट चले गए थे, लेकिन क्या होता है कि कोर्ट जाने से जो है कोर्ट वाले जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि भाई आप मीडिएशन करा लो, ये मैटर जो है मीडिएशन वाला है, तो ये सेक्शन 89 से फिर गवर्न होता है आर्बिट्रेशन वाला एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट लिटिगेशन। पोस्ट लिटिगेशन को एपीलेट मीडिएशन भी कहते हैं, और मीडिएशन आफ्टर कोर्ट प्रोसीडिंग, कि यार एक बार ही कोर्ट में चले गए, ठीक है, कोर्ट में जो है केस भी हो गया, लेकिन फिर आखिरी में सोल्यूशन क्या आया कि भाई आप मीडिएशन करा लो, ठीक है, तो ये चीज है, तीन तरह से मीडिएशन आ सकता है। अब कौन से केसेस सूटेबल है, देखो आर्बिट्रेशन में हमने बात करी थी कि आर्बिट्रेशन कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसमें यूजुअली बिजनेस के रिलेटेड सही रहेगा, लेकिन मीडिएशन में जा बेसिकली मीडिएशन में जो केसेस होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, बिजनेस के रिलेटेड, इसमें भी बिजनेस डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में ज्यादा जो है डिफरेंस है नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें भी मेंटेन रहती है। फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली में इश्यूज हो गए, पार्टनरशिप रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट्स हो गए, ठीक है, और नेबरहुड के इश्यूज हो गए कि भाई नेबरहुड में क्या हुआ कि उन्होंने घर अपना बनवाया बिना परमिशन लिए, तो उससे कुछ आपका नुकसान हो गया, तो उसमें मीडिएशन करा सकते हो, कंज्यूमर के रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है। फिर अगला मेथड ऑफ मीडिएशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन। सिंपल बात यह है, अभी तक कितने मीडिएशन पढ़े, सबसे पहला इवैल्यूएटिव, फिर फैसिलिटेटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव अब पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी को एम्पावर करा जाता है कि भाई आप अपनी विलिंगनेस शो करें, आपको एनकरेज करा जाता है मीडिएटर के द्वारा कि आप एम्पावर हुए, और रिकॉग्नाइज भी करा जाता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराया भी जाता है। फिर आता है मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन, जिसे मेड अर्ब बोलते हैं। मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि यार पहले तो मीडिएशन ही चल रहा था, लेकिन फिर ये रियलाइज हुआ कि मीडिएशन से जो है ना सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, ये लोग मान नहीं रहे हैं कोई चीज, तो अब आर्बिट्रेशन में कन्वर्ट हो गया वो मीडिएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है ऑनलाइन मीडिएशन, जैसे ई मीडिएशन कहते हैं, भाई आजकल जो है डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है, सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है, तो सिंपल बात यह है कि भाई मीडिएशन जो है जी मीट, जूम मीटिंग सब चीजों से हो सकती है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मीडिएशन किस किस केसेस पे करा जा सकता है और किस किस पे नहीं। देखो अभी हमने पढ़ा किस किस केसेस पे करा जा सकता है, रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स, नेबरहुड, बिजनेस, ये सारी चीजों पे करा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एमसीक्यू में आया था लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आया है ये बोर्ड के एमसीक्यू में, लेट मी टेक अनदर कलर, ये तो ये केस है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन। नाउ ये जो केसेस के नाम है वो थोड़े अटपटे हैं, तो लर्न करना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कुछ ऐसे केसेस हैं जो मीडिएशन आप जिस पे रेफर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई केस अगर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने फाइल करा है, ठीक है, तो उसे जो है भाई फॉर्मल जुडिशियल डिसीजन चाहिए, वो कोर्ट में जाएगा।
वो आप प्राइवेटली सेटलमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, इलेक्शन के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो मीडिएशन नहीं करा सकते। तीसरा, क्रिमिनल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस अगर नहीं है, देखो एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल यानी कि वो मैटर जो है इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता, लेकिन जो अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए जो है मीडिएशन नहीं करा जा सकता है, उसके लिए कोर्ट में केस जाएगा। एंड देखो कुछ केसेस होते हैं अगेंस्ट स्पेशल क्लासेस ऑफ पर्सन जिसमें माइनर इंक्लूड है, कोई केस आ गया जिसमें माइनर इंक्लूडेड है या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है, ठीक है, तो उसमें जो है मीडिएशन नहीं करा जा सकता। प्लीज मेक श्योर इसे लर्न कर लेना, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आता है कंसीलिएशन। अब कंसीलिएशन बहुत ही सिंपलीफाइड वे में मैं आपको बता देती हूँ। ये कलर जो है इसमें डार्क हो गया, ये लेते हैं। देखो कंसीलिएशन का मतलब क्या है, कंसीलिएशन और मीडिएशन में मतलब आपको ज्यादा फर्क लगेगा नहीं। कंसीलिएशन ना इनफॉर्मल मेथड होता है, बहुत ही इनफॉर्मल मेथड होता है, लेकिन कंसीलिएशन में क्या होता है, डिसीजन बाइंडिंग होता है, डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं। तो फिर क्या फर्क है, देखो कंसीलिएशन में क्या होता है, सेटलिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन। ये आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के पार्ट 3 में आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, चाय आई, ठीक है, अब चाय में शुगर डालनी है या नहीं डालनी उसके ऊपर लड़ रहे हैं, तो अब वो कोर्ट नहीं जाते हैं। अब वो उसकी जगह वो अपनी मम्मी से पूछ लेते हैं कि बताओ आंटी आप बताओ कि इसमें शुगर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो कंसिलिएशन में क्या होता है, जो कंसिलिएटर होता है वो सोल्यूशन भी दे देता है। मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाता है, राइट। उसमें जो है मीडिएटर का केवल काम होता है कि भाई वो फैसिलिटेट कर सकता है कॉन्वर्जेशन, वो एनकरेज एम्पावर कर सकता है, लेकिन इन कंसिलिएशन आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा और इनफॉर्मल होता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि कंसिलिएशन के फीचर्स होते हैं कि वॉलंटरी प्रोसेस होता है, एक न्यूट्रल कंसिलिएटर आता है। ये जो है सिंपल बात ये होती है कि बाइंडिंग तो नहीं होता, लेकिन कंसिलिएटर का रोल क्या होता है कि ये फैसिलिटेट भी करता है कॉन्वर्जेशन और इंटरवेंशनिस्ट का भी काम करता है, इंटरवीन भी करता है चीजों में, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है एक सेटलमेंट अग्रीमेंट जो है लिखा जाता है। क्या ये बाइंडिंग होता है, तो एक बार ही साइन हो गया तब बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोल दिया था शायद कि कंसिलिएशन इज नॉट बाइंडिंग, बट आई एम रियली सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। तो कंसिलिएशन जो है ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। एंड इसे वैसे ही ट्रीट करा जा सकता है जैसे जजमेंट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा अब कि क्या डिफरेंस है। इस पे एक लॉ आया था, केस लॉ आया था, हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें बोला गया था कि जो भी डिसीजन एक कंसिलिएशन में दिया जाता है दैट इज बाइंडिंग, और वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना इम्पोर्टेंट एक कोर्ट का जजमेंट होता है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो मीडिएटर जो होता है वो सिंपल बात होता है कि वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है और कोई सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन कंसिलिएटर जो है फैसिलिटेट तो करता ही है लेकिन सोल्यूशन भी देता है जो कि बाइंडिंग होता है। मीडिएशन इज नॉट बाइंडिंग, राइट। सो ये समझ आया। तो कंसिलिएशन को इजी वे में एक फॉर्मूला में याद रखना हो तो मीडिएशन भी होता है कंसिलिएशन में। कंसिलिएशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, तो ये मीडिएशन भी कवर करता है, प्लस बाइंडिंग भी होता है और सोल्यूशन भी दे देता है, ठीक है। कंसिलिएशन कौन से लॉ में आता है, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में आता है। साथ ही साथ सेक्शन 89 सीपीसी में भी आता है। और अगर इंडस्ट्रीज में डिस्प्यूट हो जाती है वर्कफोर्स के बीच में तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से वो गवर्न होता है। नाउ अगला आर्बिट्रेशन का मेथड जो है, तो अभी तक हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे लोक अदालत। देखो लोक अदालत जो होता है इसे पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं और ये इंडिया की इनोवेशन है, न्याय फॉर ऑल, न्याय फॉर फास्ट, यानी कि इसमें फास्ट जो है जस्टिस मिल जाता है और साथ ही साथ जो है सबको जस्टिस मिलता है। अब स्टार्टिंग कहां से हो, यानी लोक अदालत की फॉर्मेशन इंडिया में हुई कैसे। एंशिएंट इंडिया से बात करें, इनफैक्ट अभी भी, तो हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है, पंचायत का सिस्टम है जो विलेज लेवल डिस्प्यूट्स को देखता है। और ये जो पंचायत होते हैं ये मिनी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स की तरह काम करते हैं, राइट। ये भी जो है कोर्ट लेवल, मतलब कोर्ट लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी डिस्प्यूट्स विलेज में राइज होती है तो उसे सॉल्व कर देते हैं। और सिमिलरली जो पंचायत को अभी मोर मॉडर्न वर्जन अगर उसका बोले तो उसी को लोक अदालत बोला जाता है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज पीपल कोर्ट है, यानी लोगों का कोर्ट है। फीचर्स क्या है, सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, लोक अदालत में कौन कौन होते हैं। तो लोक अदालत के जो चेयरमैन होते हैं वो या तो रिटायर्ड जज होते हैं या सिटिंग जज होते हैं। और रिटायर्ड जज के साथ साथ एक लॉयर भी होता है यहाँ पे और सोशल वर्कर होता है जो डिस्प्यूट्स को देखते हैं।
ज्यूरिसडिक्शन यानी अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटी है। सबसे पहले जो भी केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग होते हैं उन्हें देख लेते हैं। दूसरी चीज प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स, ठीक है, सपोज लोग जो है वो डायरेक्टली कोर्ट ना जाके लोक अदालत चले जाते हैं कई लोग। और तीसरी चीज इसमें सिविल प्लस कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें जो है इसकी अथॉरिटी होती है, वो केसेस ये देख सकते हैं। कौन सी वैल्यूज पे केसेस को सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेशन हो लोगों का, अकोमोडेशन हो, फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नेचुरल जस्टिस, एफिशिएंट जस्टिस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद वॉलेंट्रीनेस, ठीक है, विलिंगनेस पे चीजें हो, और साथ ही साथ नो एनिमोसिटी, यानी कि सिंपल बात ये है कि यार ये भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। तो लर्न कैसे करोगे वैल्यूज, आप इसे लर्न कर सकते हो कि थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रेंडली नेबर टी पार्टी, कि आप कोई टी पार्टी पे गए हो जहाँ पे फ्रेंडली नेबर है, तो वहां पे डिस्प्यूट जो है खुशी खुशी सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट में जाके फाइट नहीं करना होता। तो आप ये जो है लर्न कर सकते हो, PA फैव NTEN, तो आप इससे जो है मतलब स्टार्टिंग वर्ड्स याद करके आप इसे लर्न कर सकते हो, राइट। अब पर्पस क्या है लोक अदालत का, सबसे पहले कोर्ट में इतने ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है तो भाई बर्डन को रिड्यूस करता है, क्विक है, चीप है, फेयर जस्टिस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बाइंडिंग होता है, पार्टिसिपेशन इसमें होती है बहुत ज्यादा, राइट। तो आप लोक अदालत के बारे में लिख लेंगे। अब अगली चीज जो है केस बेस्ड आता है वो है ओम्बड्समैन ना, ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इस पे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ओम्बड्समैन का मतलब क्या है, ये अकेला चैप्टर आई गेस 20 मार्क्स का है, तो डेफिनेटली सी बात है इसकी वेटेज ज्यादा है तो क्वेश्चंस इसमें से बहुत आएंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो इसे। ओम्बड्समैन का मतलब होता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव, ये एक स्वेडिश या डैनिश टर्म से निकला है, जिस जो है अम्बुस्नॉर, आई थिंक कि मैं प्रोनाउंस इसे रॉन्ग कर रही हूँ, तो आप प्रोनाउंसिएशन गूगल से देख सकते हैं बिकॉज स्वीडिश वर्ड है तो मुझे भी नहीं आता। और ओम्बड्समैन जो है इनका मतलब होता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो बैंकिंग सेक्टर है, राइट, बैंकिंग सेक्टर का खुद का कुछ काम होता है। सपोज आप बैंक गए और आपको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए बीइंग अ कस्टमर, राइट, तो आप कंप्लेन क्या कोर्ट में करोगे, डेफिनेटली सी बात है नहीं। तो वहां पे ओम्बड्समैन होते हैं, वहां पे कुछ अथॉरिटी होती है जहां पे आप जो है जो भी आपको सर्विस नहीं मिल रही है आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, और ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में होता है। ड्यूटीज क्या होती है, जो भी पब्लिक कंप्लेन आती है उसको देखता है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स है उन्हें सॉल्व करा जाता है, रिकमेंडेशन दिया जाता है, और जो भी इश्यूज राइज हो रहे हैं वो देखता है। पब्लिक सेक्टर भी देखता है, प्राइवेट सेक्टर भी देखता है, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर भी देख लिया, इंडस्ट्री भी देख लिया, इसमें सब चीजें कवर होती हैं और कंपनसेशन भी दी जाती है। अब इंडिया में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेसिफिकली बहुत सारे ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं, लेकिन इन्हें ओम्बड्समैन जो है नहीं बोला जाता, इन्हें ज्यादातर जो है CVO बोला जाता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, बिकॉज ओम्बड्समैन जो है एक ऐसी टर्म है जो स्वेडिश टर्म है, तो इतना ज्यादा पॉपुलर टर्म है नहीं, एंड आई थिंक आप पहली बार सुन रहे होंगे टर्म। CVO हम इन्हें बोलते हैं इंडिया में, और इनकी कमीशन होती है CVC, जो पूरी कमीशन होती है जो इनको असिस्ट भी करती है CVO ऑफिसर को। अब ये जो है संथनाम कमेटी कभी फॉर्म हुई थी, उसके बेसिस पे CVC कमीशन फॉर्म हुई है, इंडिपेंडेंट होती है, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होती, लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में नहीं होती है, राइट। तो आप ओम्बड्समैन को कैसे याद रखोगे, आप केयर से याद रख सकते हो कि कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करता है, एडवाइस रिकमेंडेशन देता है कि क्या चीजें सही करनी है, देन R से रीएड्रेस करता है यानी कंपनसेशन देता है अगर गलती होती है तो, और E से सिस्टमैटिक एफिशिएंसी, ठीक है, तो जो भी एफिशिएंसी एक सिस्टम सही से चले उसकी एफिशिएंसी मेंटेन करता है। मैंने बताया इंडिया में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेसिफिकली ओम्बड्समैन बहुत सारे होते हैं। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है ये एक स्कीम के तहत आया, जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन 2006 की स्कीम थी, और 2017 में से दोबारा से क्या करा गया, दोबारा से अमेंड करा गया। RBI ऑफिसर हर बैंक में जो अपॉइंट करते हैं ओम्बड्समैन, और जो भी बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड कंप्लेन होती है उन्हें देखा जाता है। फिर एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होते हैं, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली अपॉइंट होते हैं बाय द काउंसिल फॉर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, इस एक्ट के अंदर होते हैं, एंड जो भी कंप्लेन इंश्योरर्स, ब्रोकर्स और एजेंट के रिलेटेड होती है उन्हें देखते हैं। सिमिलरली आप अब इस चीज पे केस बेस्ड आ सकता है कि सपोज एक रोहन है, ठीक है, वो बैंक गया, बैंक में उसको जो है ATM लोन लेना था लेकिन उसे लोन नहीं मिल पाया, तो अब कंप्लेन क्या वो कोर्ट में जाके करेगा, तो आप लिखोगे ओम्बड्समैन एक कॉन्सेप्ट है और पूरा कॉन्सेप्ट उसे एक्सप्लेन करोगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में लिखोगे, नॉर्मल ओम्बड्समैन के बारे में, सारी चीजें। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी ला सकती थी, बट द थिंग इज दैट कि मुझे लगा कि नहीं यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने से काम नहीं चलेगा।
लास्ट चैप्टर का पार्ट जो आता है वो है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। देखो जितना पॉसिबल हो सकता है मैं वीडियोस को शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, बट द थिंग इज दैट कि आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। इसलिए कभी कभार वीडियोस जो है वो 1 घंटे तक की तो होती ही होती है, क्योंकि शॉर्ट के चक्कर में मैं समझाऊं ना तो वो चीज मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती। तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता का क्या मतलब है? देखो लोकपाल का मतलब है एंटी करप्शन वॉच डॉग एट नेशनल लेवल। देखो लोकपाल एक ऐसी बॉडी है जो करप्शन को देखती है कि भाई करप्शन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल पे। और लोकायुक्ता भी सेम काम करती है, एंटी करप्शन बॉडी है लेकिन स्टेट लेवल पे। तो सिर्फ फर्क इतना है। कौन सा लॉ है जो इन दोनों को स्टैब्लिश करता है? तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है 2013 का। कौन कौन लोग लोकपाल के अंदर आते हैं? देखो लोकपाल जो है नेशनल लेवल बॉडी है, ठीक है। तो इसमें पीएम आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सारे पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं, एमपीज आते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर को हम लोकपाल में कब कब नहीं ले सकते? स्पेसिफिकली अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है या एटॉमिक एनर्जी के ऊपर कुछ चीज है, पब्लिक ऑर्डर, तो इन सारी चीजों में हम नहीं ले सकते लोकपाल के अंदर, पर बाकी चीजों में लोकपाल इन्हें देख सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये आती है यूनियन मिनिस्टर एंड एमपीज। देखो यूनियन मिनिस्टर या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत डिबेट्स होती है, तो बहुत सारी चीजें बोल दी जाती है, ठीक है। लोग जो है दिल खोल के जो है भाई वो बोलते हैं, सारी चीजों के बारे में क्रिटिसिज्म भी देते हैं। तो वहां पे कभी भी लोकपाल जो है वो कोई भी उनके रिलेटेड जो है उन्हें ऑफेंस जो है, उनकी स्पीच को ऑफेंस कंसिडर नहीं ही कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और उसके अलावा जो है बाकी एमपी, यूनियन मिनिस्टर्स इसके अंदर आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रुप ए बी सी डी के होते हैं, और पब्लिक सर्वेंट जो इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया वर्क कर रहे हैं वो भी इसमें आते हैं। अब लोकपाल का, लोकयुक्ता का काम क्या है? ब्राइबरी, ठीक है, करप्शन केसेस देखते हैं, ब्राइबरी केसेस देखते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स के केसेस देखते हैं। लोकपाल के भाई चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन होते हैं या तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, या फिर कोई एमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं जिनके पास 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो। और इसमें मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं, और हाफ ऑफ देम जो है वो जजेस होने ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले लोकपाल सिर्फ ऐसी सिंपल सिंबॉलिक बॉडी नहीं है भाई, इसके पास उतनी ही पावर है जितनी पुलिस के पास है, यानी कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। जितनी पावर सीवीसी के पास है उतनी ही पावर है, विजिलेंस भी देख सकती है, करप्शन को भी देख सकती है। तो लोकपाल के पास भाई पावर तो बहुत सारी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट, सुपरवाइज, चेक सब कुछ कर सकती है। इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग्स, अब देखो इसके दो स्पेशल विंग्स होते हैं लोकपाल के। एक इंक्वायरी विंग जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और प्रोसिक्यूशन विंग यानी कि केस को फाइल कर देती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। तो ये डिटेक्टिव एजेंसी की तरह भी काम करती है और लॉ ऑफिस की तरह भी काम करती है। अब स्पेशल कोर्ट्स, लोकपाल जो है कुछ मैटर स्पेशल कोर्ट्स में भेज सकती हैं, ठीक है। जैसे करप्शन केसेस जो है फटाफट से हैंडल हो, फटाफट से रिजॉल्व हो, और वो ड्रैग ऑन ना हो, और उसका फटाफट से जस्टिस मिले लोगों को। लोकायुक्ता क्या होती है? लोकायुक्ता स्टेट लेवल बॉडी होती है, इसमें भी लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट आता है, ठीक है। एंड हर एक स्टेट की जो है लोकायुक्ता जो है विद इन द 1 ईयर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी। सेम रोल है, सेम एक्ट है, बस फर्क इतना है कि लोकपाल नेशनल लेवल बॉडी है और ये स्टेट लेवल बॉडी है। अर्लियर बात करें 2013 के अमेंडमेंट से पहले, तो लोकायुक्ता कुछ कुछ स्टेट्स में ही थी, जैसे कर्नाटका, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, इसमें तो पहले से ही लोकायुक्ता एस्टैब्लिश थी, लेकिन बाद में जाकर और ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट इसकी हो गई। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था जहां पर लोकायुक्ता आया था 1971 में, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो की टेक अवे ये है कि लोकपाल नेशनल लेवल करप्शन बॉडी है, लोकायुक्ता स्टेट लेवल करप्शन बॉडी है, पावर सेम है, पुलिस, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन पावर, डिटेक्टिव पावर, लॉ पावर, कोर्ट्स की पावर। तो ये चैप्टर होता है खत्म। यार मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको एफर्ट्स और नोट्स पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगली वीडियो मोस्ट प्रोबेबली इसकी क्वेश्चन आंसर्स की ही आने वाली है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड प्लीज वीडियो को यार शेयर करो जिससे मोटिवेशन आए, राइट। थैंक यू सो मच।